नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन यूरोप में नगरों का विकास कैसा हुआ? आप जानते ही हैं कि जो यूरोप है उसका शुरुआती दौर एक ग्रामीण समाज का था और जीवन जो है वो कृषि आधारित था। मेनली आप कह सकते हैं ओल्ड जिन जो है वो डिवीजन कुछ इस तरीके से था, क्लर्जी हुआ करते थे, नोबिलिटी होते थे और फिर आपका थर्ड थर्ड टियर हुआ करता था जहाँ पर आम आदमी रहा करते थे। ये आम आदमी होते थे, उसके ऊपर यहाँ पे नोबिलिटी होती थी, नोबिलिटी, और यहाँ पे क्लर्जी, क्लर्जी, ठीक है, या चर्च आप इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली ग्रामीण समाज था जहाँ पर कृषि आधारित जीवन हुआ करता था और सामंती व्यवस्था का बोलबाला था, मतलब जो फ्यूडल्स थे। और ये फ्यूडल्स जो हैं इनके नीचे सर्व्स या एग्रीकल्चर स्लेव काम किया करते थे। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन शुरू हुए और इन तीनों चीजों ने नगरों की विकास की राह प्रशस्त कर दी। अच्छा, अब नगरों से क्या हुआ, यूरोपीय समाज को एक नया स्वरूप मिला। अब क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई इसको समझ लीजिएगा। जैसे सामंतवाद का जो कालखंड रहा है ये बहुत बड़ा रहा है और बहुत प्रभावशाली रहा है। जो सामंती व्यवस्था थी उसमें किसान जो है वो सामंतों की भूमि पर बंधुआ मजदूरी किया करते थे और इनको जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसी में से उनको जीवन शैली के रूप में जो भी चाहिए था वो मिल जाया करता था। लेकिन 11वीं सदी के बाद से धीमे धीमे कृषि के क्षेत्रों में सुधार हुआ और उसमें कई तरह के हल आ गए, थ्री फील्ड सिस्टम आ गया, जल चक्कियों का उपयोग शुरू हुआ और ऐसे में कृषि में जब उत्पादन बढ़ा तो अतिरिक्त उत्पादन ने व्यापार और शहरीकरण को जन्म दिया। व्यापार के पुनर्जागरण के लिए क्रूसेड्स अर्थात धार्मिक युद्धों ने भी यूरोप और पूर्व को आपस में जोड़ दिया था। मतलब बाजेंटाइन साम्राज्य हो गया, ऑटोमन एम्पायर हो गया, उसके अलावा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनसे ट्रेड करना आसान हो चुका था। अरब जो हैं वो पूर्वी मध्य सागर से, मतलब जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, वहां से मसाले लेके आते थे, रेशम, चीनी और विलासी वस्तुएं यूरोप में आने लगी और इस तरीके से यूरोप का कल्चर जो है वो बदलने लगा। इटली के वेनिस में, जेनोवा में और पीसा जैसे नगर हैं वहां पे प्रमुख व्यापार केंद्र बनने लगे और यहाँ से सी ट्रेड शुरू हो गया। इसके अलावा नॉर्थ इसके अलावा नॉर्थ यूरोप में हेंसियाटिक लीग, ये बेसिकली क्या था कि कुछ व्यापारियों का एक तरह का संगठन था और इन्होंने अपना पूरा व्यापारिक जाल जो है वो तैयार कर लिया था। नगरों का उदय और उनकी विशेषताएं क्या क्या थी? अब जो व्यापार और शिल्पकला थे इस कारण कई सारे कस्बे जो हैं वो धीमे धीमे नगरों में बदलने शुरू हो चुके थे। नगर में बाजार और मेले लगा करते थे जो कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन गए थे। व्यापारी, शिल्पकार, सुनार, लोहार, बुनकर, कारीगर, ये बड़ी आबादी थी जो आके शहरों में बसनी शुरू हो चुकी थी। नगर जो है वो सामंती नियंत्रण से बाहर निकलना शुरू हो चुका था और यहाँ पे स्वायत्तता अर्थात फ्रीडम का जो सेंस है वो आना डेवलप हो चुका था। अब चूंकि क्या होता है, जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होती है तो इट लीड्स विद द पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोसेस, इन दोनों को भी वो अपने साथ लेके चलती है और अधिकारों की मांग शुरू हो जाती है। अधिकारों की मांग जो है वो शुरू हो जाती है, वो यहाँ पर हमको दिखाई दिया। अब जब व्यापारी वर्ग आए तो व्यापारी वर्ग ने एक नई चीज यहाँ पे शुरू करी, उसे गिल्ड कहा गया। गिल्ड एक तरीके से मोनोपोली आप इसको मान लीजिए। तो गिल्ड सिस्टम का उदय हुआ, इसे नेपोलियन ने खत्म किया था जब आया वो। तो नगरों में व्यापारी और शिल्पकारों ने अपने अपने गिल्ड बना लिए थे कि भाई इसमें ये हमारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, और एक दूसरे में इंक्रोचमेंट नहीं होता था और नए लोगों को आने की परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो गिल्ड करता क्या था कि ये गुणवत्ता पे नियंत्रण रखता था, प्रोडक्ट का उचित मूल्य निर्धारित करता था और जो गिल्ड के मेंबर हैं उनके हितों की रक्षा करता था। कि जैसे मैंने कहा ना कि कोई बाहर से आदमी ना आ पाए, उनको कार्य करने की आजादी मिलती रहे, एक तरह का मोनोपोली बनता चला गया। तो गिल्ड ने नगरों में सामाजिक और आर्थिक जीवन में अनुशासन और संगठन को मजबूती दी। जोल्वेरिन नाम से एक संगठन था जो ये काम किया करता था। शिक्षा और संस्कृति का केंद्र क्या था? अब सिर्फ व्यापार ही नहीं, यहाँ पे एजुकेशन भी डेवलप हुआ और बौद्धिक जागरण जो रेनेसां हुआ उसका भी प्रमुख केंद्र जो है वो शहर बन गए थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी में पेरिस, बोलोनिया, ऑक्सफोर्ड जैसे नगरों में नए विश्वविद्यालय बनने शुरू हो चुके थे। विश्वविद्यालय बनेंगे तो अलग तरह के कोर्सेज शुरू हो चुके थे।
रेनेसां और रिफॉर्मेशन ने बौद्धिक भूमि तैयार कर दी थी और इसने भी मध्य यूरोप को काफी हद तक बदल दिया था। राजनीतिक महत्व की बात करें तो भाई शुरुआती समय में सामंतों का अधिकार था, लेकिन धीमे धीमे सामंतों और राजाओं का अधिकार कम होता गया और वहां पे एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी बननी शुरू हुई जो कि डेमोक्रेटिक नेचर की थी। और ये मेनली 17वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी के बीच में यह प्रक्रियाएं बहुत तेजी से चली और वहां पे आपको जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के फॉर्म में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जो आगे चल के जर्मनी में पहुंचा, इटली में पहुंचा, स्विट्जरलैंड में पहुंचा एंड देन इंग्लैंड में पहुंचा और यहाँ पर आपको चेंजेस होते दिखाई देंगे। नगरों की संपन्नता ने जो सामंत हैं उनकी शक्तियां कम करी और राजाओं का एक नया सिस्टम वहां पे बना। जो राजा बेसिकली ट्रेडर के साथ बात करना शुरू करे, उनसे टैक्स लेना शुरू कर दिए। तो अब इन सब चीजों ने नेशन स्टेट को डेवलप किया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, ये ऐसे कुछ नए नेशन स्टेट्स जो हैं वो बनने शुरू हो चुके थे जो एक तरह की विचारधारा पर काम करते थे, और यहाँ पे गवर्नमेंट का इलेक्शन शुरू हो चुका था। यहाँ पे अब इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी। सामाजिक जीवन में परिवर्तन आने लगा कि भाई अब किसानों और बंधुआ मजदूरों को स्वतंत्र जीवन देने का विकल्प मिल गया। जैसे कि जब नेपोलियन आया तो उसने सबसे पहला काम यही किया कि जो सर्व्स थे उन सर्व्स को अपने फ्यूडल से फ्री कर दिया कि भैया अब स्लेवरी नहीं चलने वाली है फ्रांस में। तो एक नए तरह का सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया था। बोर्गजीस का उदय हुआ जो कि आगे चल के आधुनिक पूंजीवाद की नींव रखी उन लोगों ने, जिसपे आगे चल के फिर आप जानते ही हैं कार्ल मार्क्स आया और कार्ल मार्क्स ने बोर्गजीस और जो लोकल लोग थे इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इश्यूज हैं जिस वजह से आम आदमी और गरीब होता जा रहा है, उसने कम्युनिज्म का नया थॉट यहाँ पर दिया था। साथ ही नगरों में कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य का भी विकास देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ से कि मध्यकालीन यूरोप में नगरों का विकास जब हुआ तो उस वजह से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, व्यापारिक पुनर्जागरण हुआ, गिल्ड प्रणाली आई, शिक्षा केंद्रों के उदय हुए और इन सब की वजह से शहर बने। इन शहरों ने आर्थिक समृद्धि तो प्रदान करी ही करी, साथ में यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को भी पूरी तरीके से बदल दिया। जो किंग होता था वो एब्सोल्यूट होता था। अब किंग के एब्सोल्यूट नेचर को बदल के किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में ला दिया गया था कि भैया अब किंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में रहेगा। तो एक तरह की जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है वो पार्लियामेंट के पास जा चुकी थी। नगरों का उदय हुआ और सामंतवाद की नींव लगातार कमजोर होती चली गई। तो यूरोप में राष्ट्र राज्य बने, पुनर्जागरण हुआ और एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वहां पर शुरू हुई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।